जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को चालू करेंगे और बायोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे पहला अध्याय है डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। एक एक करके उसको समझते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें बेहतरीन है, कैसे कैसे हम लोग खाते हैं और वो कैसे कैसे कहाँ जा रहा है, फिर पाचन हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है। जैसे आप लोगों को पता होगा 7 प्रोसेस से गुजरता है, इंजेशन, डाइजेशन, ये पता है आप लोग को। तो आइए समझते हैं हम लोग किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप लोग क्या नर्वस हो रहे हो? चलो यहाँ देखो, तो पहला टॉपिक चैप्टर का नाम दीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र सबसे पहले हम लोग कुछ एक फिगर बना के ड्रॉ करते हैं और उस फिगर में देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है, अंग है जो पाचन में अपना सहायक भूमिका निभा रहा है। तो पहले हम लोग एक देखते हैं, अच्छा से आप लोग भी बनाइए चित्र और बड़ा सा बनाइए जिसमें हर चीज़ वहाँ पर विजिबल हो, हर चीज़ देख पाए। जैसे मैं बना रहा हूँ स्टेप स्टेप भाई बनाइए। छोटा नहीं हो जाएगा ना, देख लेना। साथ में ही बनाते चलिएगा। यहां से एक पाइप आता है, बस हम लोग उसी ऑर्गन्स को देखेंगे जो ऑर्गन्स इस पाचन तंत्र में अपना सहायक भूमिका निभाता होगा, है ना। बाकी ऑर्गन्स को हम लोग नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ से फिर आपका कुछ आमाशय, दो पेन मत चले जाओ। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेना है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बड़ा ही मोटा बन रहा हो। जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आप बनाते जाएं, फिर एक एक करके हम लोग नामकरण करते हैं, है ना।
चलो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना था, बट इतना में ही हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। बना आप लोग का, बनाओ जैसे बनो वैसे बनाओ, बट उसमें नाम दिखाना है। एलिमेंट्री कैनाल ऊपर टॉपिक में दे दीजिएगा, क्योंकि पूरा फिगर को ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल ऊपर में दे दीजिएगा ऐसा करके। अब सबसे पहले यहां देखते हैं माउथ, एंड इसी को ओवल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ एंड या ओवल कैविटी जो है, जिसको हिंदी में बोला जाए तो मुंह, मुख बोलते हैं, मुख, नॉट अ मुंह, मुख या फिर मुख गुहा। मुख गुहा। आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ोगे तो एक पाइप जो यहां पर दिखाई देता है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। फूड पाइप या खाद्य नली, खाद्य नली। थोड़ा नीचे की ओर जाओगे तो ये जो बड़ा से दिखाई दिया इसको बोलते हैं स्टमक। अमाशय आम भाषा में पेट बोल देते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये बना हुआ आप देख रहे हो फिगर, ये आप लीवर है, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। यहाँ छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये गॉल ब्लैडर है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसका नाम है पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय। आगे की ओर बढ़े तो ये जो पतली पाइप पहले जो दिखाई दिया, ये जो पतली पाइप पहले दिखाई दिया इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और इसी छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजेनम, हिंदी में भी सेम नेम है, लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे, इलियम। इलियम। तो डुडेनम, जुजेनम और इलियम। ये बड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा था, बाहरी बाहरी मैंने दिया, जो जाके छोटी आंत से जो जुड़ गया था बाद में, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत ये होगा। इसके भी 3 भाग हैं, एक है सीकम, कोलोन, रेक्टम। अच्छा, ये जो अंतिम भाग यहाँ पर जो देख पा रहे हम लोग, एनस है, एनस, गुदा द्वार।
यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई देगा निकला हुआ ऐसे करके, ऐसे अपेंडिक्स, नाम सुने हैं आप लोग? अपेंडिक्स। तो ये कुछ अंग हैं जो हमारे शरीर में पाचन करने में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। और इसी में कई सारे ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियाँ, जानते हो? तो जैसे जब तक ग्रंथि नहीं होंगे अंग के साथ तब तक वो पाचन करेगा नहीं। तो ग्रंथि देखते चलते एक एक करके कौन कौन से ग्रंथि हैं। तो मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हाँ ब्लैक पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो एक ग्रंथि होगा ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, जो माउथ में, मुंह और मुख गुहा में, वहाँ पर भोजन को पाचन करने के लिए ग्रंथि ही काम करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। नाम सुने हो? हाँ, लार ग्रंथि बोलते हैं इसको। तो विदाउट ग्रंथि का भोजन पाचन नहीं हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ऑर्गन्स होंगे जो पाचन करने में अपना भूमिका सहायक कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पर ग्लैंड होंगे और उसे पाचन कर रहे होंगे। तो हम लोग जिस ऑर्गन्स को पढ़ रहे होंगे अलग अलग से, वहाँ पर उस ग्लैंड को भी पढ़ेंगे जो क्या क्या अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको क्या बोलता है? लार ग्रंथि। अच्छा, इसको ब्लैक मार्कर से मैं लिख दूं, लिख लेना, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। नीचे की ओर जाओगे तो ये ओइसोफेगस के बाद, खाद्य नली के बाद किसी भी तरह का ग्लैंड मिलेगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ आओगे अस्टमक में, अमाशय में तो एक मिलेगा, बाहरी बाहरी यहाँ पर ग्लैंड है, या ऐसे कुछ ग्लैंड है, और इसका नाम होता है अस्टमक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस। नाम सुने हैं आप लोग? तो कौन हो जाएगा? इसको बोलते हैं अस्टमक ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में बोलेंगे जठर रस। और यहाँ पर हम लोग आगे की ओर देखते रहिएगा फिगर में, बस यहाँ पर देखोगे तो लीवर में भी यहाँ पर एक ग्लैंड है जो सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं, नाम है लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथि, ऐसे। अगला देखोगे तो ये पैनक्रियाज है, और इस पैनक्रियाज में भी एक ग्लैंड है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पैनक्रियाज ही ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि, क्या बोलेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ तक देखिए आप लोग अपने फिगर में लिखे। अच्छा, जो हमने बताया यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, 3 भाग है। तीनों भाग को यहाँ दिखा सकते हैं आप लोग। ऊपर वाला है डुडेनम करके, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। तो जहाँ डुडेनम है यहीं पर एक आपको ग्रंथि मिलेगा, यहाँ पर एक ग्रंथि मिलता है यहाँ पर। इसका नाम हम लोग दिखा देते हैं, कुछ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इसका नाम होगा इंटेस्टाइन ग्लैंड। आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि।
बाकी यहाँ जो आप देखें अभी लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी जो 3 भाग है, तो कुछ 3 भाग इस प्रकार से है, ये है सीकम, ये है कोलोन और ये है रेक्टम। यहाँ पर ये हो जाएगा सीकम, ये हो जाएगा कोलोन, ये हो जाएगा रेक्टम। जब लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ रहे होंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी फिगर में इसको दिखाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कहाँ कहाँ पर है? तो साथ साथ नहीं कर रहे थे तो समझ में आएगा ही। जब हम लोग मुंह में भोजन रखते हैं अपने मुख में, वहीं से पाचन होना शुरू हो जाता है, मुख से, और यहाँ से पाचन होता 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 यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें फिगर समझ में आया। अब एक एक करके उठाएंगे। पहले उठाएंगे किसको? माउथ को, और इसमें सैलिवरी ग्लैंड को, इसको पढ़ोगे। फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर लीवर, फिर पेनक्रियाज, फिर ऑस्मोस, फिर लाग, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक एक पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बना है केमिकल, क्या इसकी फॉर्मेशंस है, क्या इससे रिलेटेड डिजीज होती है, बीमारी होती है। तो इसको इरेज किया जाए, हो गया तो बताओ, हुआ आप लोग का? हो गया। एक छोटा सा और देखते हैं हम लोग, इरेज किया जाए। बड़ा बढ़िया इंसान बन गया, हंस भी रहा नहीं। इसमें हंसाने में मुश्किल है, वो वाला फिगर में हंसाने में आसान रहता है, बस ऐसा कर दो हंस जाएगा वो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, ऊपर वाला पूरा ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये पूरा प्रोसेस, इसी को क्या बोल रहे हैं? एकदम मुख से लेकर गुदा द्वार तक, एनस तक, क्या हो जाएगा ये? एलिमेंट्री कैनाल तक। चलिए अब थोड़ा सा और भी अच्छे से इसको देख ले, बहुत गैदरिंग था। यहाँ पर एक बार देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, बस इसको 2 भागों में बांटना है। बांटो कॉपी में। एक और लिखिएगा एलिमेंट्री कैनाल, एक और लिखिएगा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और एक और लिखिएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचन ग्रंथि, है ना? तो इधर हम लोग ऑर्गन्स लिखते जाएंगे, और इधर क्या लिखेंगे? उसमें कौन कौन सा ग्रंथि है। तो जिसमें ग्रंथि होगा यस दिखाएंगे, और जिसमें नहीं होगा तो अब्सेंट कर देंगे, नहीं दिखाएंगे। तो बताओ, सबसे पहला हम लोगों ने जब पाचन की शुरुआत देखी तो कौन सा ऑर्गन था? माउथ। माउथ एंड इसी को बोलते हैं ओवल कैविटी, यही था, जिसको क्या बोल सकते हैं? मुख एवं गुहा। बस इंग्लिश लिखो तो कोई दिक्कत, मैं लिख ही देता हूँ, आपके साथ साथ और भी लोग बैठे हैं। मुख एवं, हाँ अरे यार, ओनली मुख लिखना है, मुख। अरे बड़ा डाउट हो रहा है हमको। माउथ एंड ओवल कैविटी, बताओ इसमें कौन सा ये था ग्लैंड?
सैलिवरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट दूसरा में आप देखोगे तो दूसरा आपने कौन सा देखा? ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस में आपने कोई ग्रंथि देखा? तो यहां कह सकते हैं नो ग्लैंड, ग्लैंड नहीं है। इसी प्रकार आप तीसरा देखोगे तो आपने स्टमक को देखा होगा, अमाशय। तो क्या अमाशय में आपने देखा? और इसी अमाशय में ही आपने बगल में दो चीज देखा, ऊपर की ओर इधर बगल में लीवर देखा होगा और इधर क्या देखा? पैनक्रियाज देखा। तो स्टमक के लिए एक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड करके था, जठररस या स्टमक ग्लैंड भी बोलते हैं, यह हुआ। इसी प्रकार लीवर में आपने देखा लीवर ग्लैंड और पैनक्रियाज में देखा पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, और एक था लीवर में कौन सा ग्लैंड? लीवर ग्लैंड, ऐसे था। चौथा में हम लोगों ने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन स्पेलिंग बताओ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा एक डुडेनम के पास था इंटेस्टाइन ग्लैंड, आंत ग्रंथि। और हम लोग 5वें नंबर पे देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन, क्या देखना है? लार्ज इंटेस्टाइन। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखें तो कोई ग्लैंड, नो ग्लैंड। क्या इतना चीजें हम लोग देखें? तो जो फिगर को आपने उस फिगर में दिखाए थे उसको आपने कुछ इस प्रकार अब लिख लिया। अब एक एक चीजों को आप उठाओगे और उसके बारे में अध्ययन करते चलेंगे। बातें समझ में आई आप लोग को यहां तक? पीछे से दिखाई दे रहा है जी उतना दूर से? हुआ? समझ में आया तुमको? हैं? क्या है ग्लैंड और ऑर्गन्स? बताओ। ग्रंथि क्या है, अंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है? अंग हाँ ठीक है। और कोई बताएंगे ग्रंथि और ऑर्गन्स में क्या अंतर है? ऑर्गन्स जो शरीर का एक पार्ट है, वहीं पर ग्रंथि है जो केमिकल बॉन्डिंग करके बना हुआ है, जो पाचन में सहायक कर रहा है। वो ना रहे तो वहाँ पर फूड का पाचन नहीं होगा। अंग तो वहाँ ढांचा में रखने का काम कर रहा है, या फिर मिसने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, लपेटने का काम कर रहा है। मेन पाचन काम करना स्टार्ट कौन करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला हम लोग टॉपिक देंगे किसके? माउथ एंड ओवल कैविटी। दें आप लोग भी कॉपी में। इसी माउथ में दो चीज़ देखने को मिलेगा, यहीं लिख सकते हो तो लिख लें। पहला टीथ, और दूसरा टंग, जिह्वा, जो इमली के सुनने के बाद
लड़खाना नहीं लगता है, अपने बस में से ही हट जाता है। होता है क्या ऐसा? हैं? इमली का नाम सुनने से ऐसा होता है कि आप लोग के बस में होता है आपका टंग? हैं? चलो इरेज किया जाए अब। तो दो चीज़ें उसमें दिखाइएगा और अब लिखिएगा माउथ एंड ओवल कैविटी। कोशिश करते हैं एक पार्ट को आज खत्म किया जाए। माउथ एंड ओवल कैविटी। इसी में हम लोगों ने देखा फर्स्ट पॉइंट इज टीथ। टीथ को पढ़ना है, दांत। सेकेंड पॉइंट हमने देखा टंग यानी जिह्वा को पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इसी में हम लोगों ने देखा सैलिवरी ग्लैंड, और यहां लार ग्रंथि को देखा। अब एक एक करके इसको अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उसके बाद ये पार्ट खत्म होगा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, वैसे उसमें जो होगा उसको पढ़ोगे, क्या काम कर रहा है, कैसे पाचन कर रहा है। फिर उसके बाद जो होगा ऐसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किसके बारे में। पहले टीथ, यहाँ दिख लेना। दांत, दांत होता है ना जी, दांत क्या काम करता है? दांत बताओ हैं? काटने और दूसरा आदमी का काटने काम नहीं ना करता है? करता है। तो टीथ ऐसे दो टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक हो जाएगा मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। समझने का प्रयास करिएगा। पहला होता है मिल्क टीथ यानी दूध का दांत। दूसरा जो होता है अस्थाई दांत। तो आप लोग के पास अभी कौन सा दांत है? मिल्क, अस्थाई है। तो ये मिल्क टीथ जो होता है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20, और ये जो परमानेंट टीथ है तो नंबर ऑफ 32। बट ये भी हम लोग की संरचना इस प्रकार है, तो ऊपर और नीचे। तो भाई ये भी कितने भागों में? ऐसा ही है। और ये भी इस तरह देखें तो 16, और वो अलग की बात है जो ब्रश नहीं करते हैं उसका 30-31 होगा, वो अलग की बात। लेकिन बनाने वाला इंसान तो कहा है कि 32 होगा, लेकिन किसी किसी में अल्टीमेट बीच उच में जम जाता है, वो अलग की बात है कि 33-34 हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम फिक्स है, तो एकदम लकीर है, इसे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो होता है, कई बार होता है दो दांतों के बीच में एक नया जम जाता है। जब जमता है तो बहुत पेन करता है कि नहीं? तो अलग की बात। लेकिन जनरल ह्यूमन में 32 ही होगा, और मिल्क में देखेंगे तो कितना मिलेगा? 20 ही मिलेगा। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ टीथ पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में तो आप 32 पूछ देते हो, गलत हो जाएगा। 52 बताना। 20 और 32 कितना हो रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हुआ? अरे ये तो टूट जाएगा ना, अभी कॉन्सेप्ट में आएंगे। ये 20 का 20 टूटता है, तब जाके इससे रिप्लेस हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो टोटल नंबर, कुल टीथों की संख्या, दांतों की संख्या पूछा जाए कितना हो जाएगा? 52। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया बताओ? टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो रहा है? 52।
टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना 52। अब हम लोग समझेंगे मिल्क टीथ को, किसको समझते हैं? तो यहीं पर मैं लिखूं या अलग से फिर लिखना स्टार्ट करूं, बताओ। इतना लिखिए आप लोग, पहले बताइए, हो गया? इरेज करें? इतना करिए, देखते हैं बाबू लोग का दांत और हम लोग अपना दांत, दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है भाई। उसका दांत कमज़ोर था क्या? टूट गया। बचपना में खूब दांत टूटता था, अच्छे से धोया करता इंसान, मट्टी खोनो या फिर चूहे का जो बिल या होल होता है उसमें डालना होता है, क्यों नहीं ऐसा करके बताओ? उसको दे देंगे तो फिर दूसरा दांत चूहा नहीं लेके जाएगा, है ना जी? खूब इंसान किस्सा किया है। हर किसी का दूध का दांत टूटता ही है, हैं? हाँ, एक टाइम है, एक समय के साथ टूट जाएगा, वो टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे, फिर वो इसी के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो इरेज करिए और मिल्क टीथ को देखिए। इसका कई बार फॉर्मूला कई बार पूछता है, डेंटल फॉर्मूला में भी। एक ही करके सब चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। इरेज किया जाए? मिल्क टीथ तो ये मिल्क टीथ होता है, ये कब से जमना स्टार्ट हो रहा है? 6 महीने से। याद है आप लोग को? तो लगभग 6 मंथ बच्चा का होगा तो नीचे का 2, ये आगे का दांत आता है इंसाइजर, नीचे वाला देखना आता है। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, 6 मंथ, 6 माह के समय से 2 निचले हिस्से में दो दांत उगना शुरू हो जाता है। अरे उगना जमना बात तो बराबर है ना, लाइक दिस फॉर्मेशन, उगना शुरू हो जाता है। और इसी दांत को बोलते हैं इंसाइजर, रदनक। आगे वाला जो दांत होता है क्या बोलते हैं? रदनक। इस दांत को लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको? इंसाइजर, रदनक, है ना। दूसरी पॉइंट में हम देखेंगे, लगभग 2 साल की उम्र में पूरे मिल्क टीथ आ जाती है। कितने साल? तो एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं। आप लोग जब लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, जिससे आपके टाइम सेव हो जाएगा, और जब बता रहे होते हैं तो देख सकते हैं। अब ऐसा तो मशीन है नहीं कि फिर चालू करेंगे तब वो चालू होगा, फिर देखेंगे, फिर बंद हो गया तो फिर चालू करेंगे, देखेंगे। तो ये तो आपके पास कंट्रोल है। तो 2 साल की उम्र में लगभग सभी दूध की दांत उग जाती हैं। दो साल की उम्र में लगभग सभी दूध की दांत उग जाती है। तो मेन तो हम लोग को ये डेटा ही याद रखना है ना, क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से। अगले पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं, लगभग 6 से 7 साल की उम्र से। अब देखो मैंने 2 चीज़ बताया, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो लिख लो, जब मैं बता रहा हूँ तो देखो, सबको बोल रहा हूँ, समझ में आया। तो लगभग 6 से 7 साल की उम्र में वो दूध का दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है
और जो परमानेंट टीथ है उसे रिप्लेस हो जाता है। कब की उम्र में? 6 से 7 वर्ष। तो 6 से 7 उम्र से ही क्या होगा, पूरा का पूरा लगभग दूध का दांत टूट चुका होगा और परमानेंट टीथ क्या होगा, आना स्टार्ट हो चुका होगा। तो लिखेंगे एक पॉइंट फिर से, 6 से 7 साल के उम्र से, 6 से 7 साल के उम्र से लगभग सभी दूध का दांत छः से 7 साल की उम्र से लगभग दूध के दांत को अस्थायी दांत से प्रतिस्थापित होना शुरू हो जाता है। ऐसे लिखो, सही रहेगा सेंटेंस। तो मैंने क्या बोला कि 6 से 7 साल की उम्र से दूध के दांत अस्थायी दांत से प्रतिस्थापन को ब्रैकेट में लिख लेंगे रिप्लेस। प्रतिस्थापन यानी रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। 6 से 7 साल, कहीं दिक्कत है? स्थापित होता है। अरे तो आप समझ गए थे हैं? तो ठीक। तो प्रतिस्थापन यानी रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद 17 से 25 साल की उम्र तक आपका पूरी अस्थाई दांत आ जाती हैं। अंततः जो मोलर टीथ होती है, जो चवर्णक होता है, वो अंतिम दांत भी आ जाता है, जिसको अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब लास्ट वाला दांत आता है ना, एकदम अंतिम वाला जाके, जिसको मोलर कहते भी दिखाएंगे, वो अंततः 25 साल की उम्र में लगभग सबका आ जाता है और उसी को क्या बोलते हैं, अक्ल का दाढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक और भी लाइन लिखेंगे, 17 से 25 वर्ष की उम्र तक, 17 से 25 वर्ष के उम्र तक सभी, अच्छा ऐसे लिखना, मोलर का अंतिम सेट, मोलर दांत का अंतिम सेट आ जाता है, उग जाता है। उग जाता है, जिसे अक्ल का दाढ़, अक्ल का दांत ना, या दाढ़ कहा जाता है, ऐसे लिख लेना। वैसे कहाँ अक्ल का दाढ़, मतलब ये चीज़ें हो गई है, अक्ल आने लगा, दांत कहा जाता है। अक्ल का दांत या अक्ल का दाढ़ ही होता है जी, देख लेना एक बार, यहाँ तक मुझे पता है, अक्ल का दाढ़ कहा जाता है। तो 17 से 25 उम्र के समय से ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दांत की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस था, समझ में आ रहा है? तो और कुछ पॉइंट देखते हैं इस दांत में, कैसा कैसा मिल्क दांत होता है। बट इससे पहले और कुछ बातें देखते हैं, इसको इरेज करें। हम लोगों का जो दांत होता है हेट्रोडोंट होता है।
कैसा होता है जी? हेट्रोडोंट का मतलब ये दांत एक बराबर नहीं होती। होती है क्या? हमारे मनुष्य के दांत एक बराबर है, लेकिन छिपकली का नाम सुने हो? वो उसकी दांत एक्रोडोंट होता है। उसकी दांत कभी देखोगे तो पूरा एक बराबर होता है, एकदम सीक्वेंस, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा। और अपनी दांत छोटा बड़ा नोकीला भोथर सब होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा दांत होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट लिखा है, करिए यहाँ से। तो मनुष्य के दांत कैसा होता है? तो मनुष्य के दांत द्विवार दंती होता है। एक पॉइंट ऐसे लिख लेना है, द्विवार दंती होता है। द्विवार दंती का मतलब हमारी दांत जो है दो बार जमती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे दो बार जमी? एक 20 जमी, टूटी और फिर से जमी। तो इस प्रकार हम कहेंगे मनुष्य की दांत कैसी है? द्विदंती है। कैसी है जी? हाँ, द्विवार दंती, वही दो बार जमेगा, है ना। अगला हम देखेंगे, हमारा दांत जो है हेट्रोडोंट है। मनुष्य के दांत कैसा है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको द्विवार दंती को इंग्लिश में बोला जाता है ना हाइफायोडोंट। क्या बोलते हैं? हाइफायोडोंट। हाइफायोडोंट बोलते हैं द्विवार दंती। हेट्रोडोंट का मतलब ये हमारा मनुष्य कैसा है, दांत कैसा है? हेट्रोडोंट। इसका मतलब है कि हमारा दांत एक बराबर नहीं होता है। हमारा दांत एक बराबर नहीं होता है ना। अगला हम देखें यहीं पर एक्रोडोंट, एक लिख लो यहीं पर, एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब छिपकली के जो दांत होते हैं पूरे एक बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में छिपकली को? है लिजर्ड, लिजाइड, लिजर्ड या लिजाइड? लिजर्ड ना, लिजर्ड। तो छिपकली की दांत ऐसे लिखो ना, इसमें दांत एक बराबर होते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? छिपकली नहीं, छिपकली। LIZA क्या बताइए हैं? लिजर्ड। ये होता है। अच्छा, एक और वर्ड देखे, पोलीफायोडोंट। इसको भी यही लिख लीजिएगा, पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट का मतलब होता है बहुवार दंती। बहुवार दंती मतलब एक ही दांत कई बार जमते हैं। मतलब हम लोग को तो कितने बार, इसलिए हम क्या कहते बता रहे हैं? द्विवार दंती। तो कहा जाएगा मनुष्य की दांत कैसी है? तो द्विवार दंती। हाइफायोडोंट, हाइफायोडोंट बोलते हैं। पोलीफायोडोंट का मतलब यह है कि जो दांत इसमें दांत कई बार जमती है। जैसे जैसे बताओ, कंगारू का नाम सुने हैं? देखे हैं? नहीं देखे हैं? एलिफेंट तो जानती हैं। तो कुछ कंगारू, एलिफेंट वगैरह का जो दांत होती है ये पोलीफायोडोंट होता है और ये कई बार जमता है। तो कुछ ये शब्द थे जो आपको ध्यान में रखना था।
कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बहुवार दंती और द्विवार दंती में अंतर क्या? बहुवार का मतलब 2 बार से भी ज़्यादा और द्विवार मतलब 2 बार। तो आप लोग एक सवाल का जवाब बताइए कि मनुष्य में कितने दांत 2 बार जमते हैं? ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। मनुष्य में कितने दांत 2 बार जमते हैं? भाई अभी कॉन्सेप्ट आपने देखा कितना? 20 दांत। अरे 20 दूध का दांत टूटेगा तो 20 ही दोबारा जमेगा, क्योंकि 12 ऐसे दांत होंगे जो बाद में ही आ रहे वो स्थिर होंगे, तो पहले उगे ही नहीं तो टूटेंगे कहाँ? तो 20 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य में 2 बार जमेंगे। तो नोट करके लिख लेना है कि मनुष्य में 20 दांत 2 बार उगते हैं। मनुष्य में 20 दांत 2 बार उगते हैं। और 12 भी लिख लो एक बार। मनुष्य में 12 दांत 1 बार उगते हैं, ये भी लिख लीजिए। मनुष्य में 12 दांत 1 बार उगते हैं। 12 ही हो जाएगा ना? 32 में बच गया कितना? 12। आइए अब देखते हैं डेंटल फार्मूला, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला देखते हैं। कई बार पूछा जाता है, इरेज किया जाए। डेंटल फार्मूला से पहले एक और चीज देख लो, टाइप ऑफ टीथ लिखिए एक बार दोनों, फिर डेंटल फार्मूला को मैं बता दूंगा। टाइप ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं जी? 4 प्रकार के। टाइप ऑफ टीथ, दांत का प्रकार। तो पहला देखा जाए दांत तो बोलते हैं केनाइन। केनाइन ना शुरू से ही देखते हैं ना। इंसाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। दूसरा देखा जाए तो होता है केनाइन कृंतक। तीसरा देखा जाए प्रीमोलर। अग्रचवर्णक। ये चवर्णक होता है और मोलर अग्रचवर्णक। चलिए ठीक है, चवर्णक। और एक मोलर होगा जिसको क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। तो ये कुछ 4 प्रकार के दांत हैं जो हमारे दांत में पाए जाते हैं। एक दांत फिगर बनाएं और दिखाते हैं दांत कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ पर है। यहीं पे बना लो छोटा सा, बस ऐसे बनाना है। यू बनाओ और पीछे से देखना स्टार्ट करना। 1 2 3। तो पहले एडल्ट का देख रहे हैं तो या फिर पहले बना दे मिल्क वाला का। मिल्क का बनाए, अरे ऐसे ही बनाओ, पूरा एग्जैक्ट दांत तो बनेगा नहीं। तो मैं इसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दांत एग्जैक्ट कैसा दिखाई देता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। तो मिल्क वाला दिखाना है तो यहाँ 2 दिखाना, मोलर 2। तो यहाँ पहले ऊपर में लिख देता हूँ मिल्क टीथ ना।
मिल्क टीथ, तो 2 लिखना। और यहाँ पर भी क्या होगा जी, 2, और यहाँ से इसको बोलते हैं मोलर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोलर में 3 होते हैं, बट मिल्क टीथ में एक एब्सेंट होता है। क्या होता है? एक एब्सेंट होते हैं। अगला वाला जो दांत आएगा ये होता है प्री मोलर, जो कि बच्चा में नहीं पाया जाता है। बच्चा में प्री मोलर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तो ऐसे काट देना, यहाँ लिख देना ना प्री मोलर, जिससे आपसे पता चले ये नहीं पाया जाता है, कटा हुआ है। आगे और नीचे उतरोगे तो यहाँ पर एक ऐसे एकदम नोकीला सा मिलेगा, जो चिप्स की थैली फाड़ते हो, चिप्स की थैली यहाँ से नहीं फाड़ते हो, थोड़ा अंदर ले जाके फाड़ते हो, ऐसे करते हो तो वो नोकीला होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करते हो। और एक यहाँ होगा, और इसी का नाम होता है केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। और फिर नीचे आओगे, ऐसे 2 दांत मिलेगा, जिसको बोलते हो इनसाइजर, यानी रदनक। तो कुछ इस प्रकार से मिल्क टीथ होता है बच्चा में दांत। और यहाँ पर हम डेंटल फॉर्मूला लिख दें इसका, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है? तो आप एक देखो, लास्ट वाला मोलर नहीं है, और क्या नहीं है? प्री मोलर नहीं है। मोलर में 3 दांत होते हैं, बट यहाँ 2 ही है, तो बच्चा में 2 होता है। मिल्क टीथ में कितने होते हैं? 2। तो एक एब्सेंट कौन है? मोलर, और दूसरा एब्सेंट तीनों कौन है? प्री मोलर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मोलर एब्सेंट रहता है और तीनों प्री मोलर एब्सेंट होता है। तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग देखना स्टार्ट करें यहाँ पर, तो डेंटल फॉर्मूला में क्या होगा? ये 2, 1, 0 और 2, 21, 0, 2। पहले इसको सिर्फ बनाइए, उसके बाद फिर इधर देखिएगा, समझिएगा। कितना मिनट का हुआ? 1 घंटा प्लस कर गया। ये हुआ। अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ हम लोग देख रहे हैं, तो देखो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 0 प्री मोलर और 2 मोलर, यह है। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर चीज़ें तो समझ में आ ही रहा है, एक पॉइंट में लिखना है आपको कि दूध के दांत या बच्चों में मोलर का अंतिम सेट एंड प्री मोलर अनुपस्थित होता है। एक पॉइंट आपको यहां पर लिखना है क्या, कि बच्चों के अंदर क्या नहीं है? मोलर का अंतिम सेट और प्री मोलर नहीं है। दूसरा चीज देखो, जैसे ये दांत में यहां 2 है, ये 1, ये तो एब्सेंट है, और ये 2, तो इधर भी वैसे ही है, अरे इधर भी है ना, तो ये भी क्या हुआ? 2, 1 और 2, तो 2, 1, 3 और 2, 5, 5 और 5, 10 और 10, 20। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितना हो रहा है? बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो ये एक साइड की बात हुई 5, दूसरे साइड की बात हुई 5, और 10 ऊपर वाला हो गया। 10 किसका हुआ? ऊपर। इस तरह से क्या हो गया? 20। बाकी चीज यहाँ पर अब जैसे लिखे होगे तो यहाँ दिखाना, पहले वाला का इंसाइजर, ये वाला कौन सा? केनाइन, ये कौन सा?
प्री मोलर, ये कौन सा मोलर। तो जितना जल्दी इसको आप दिखाओ, आप नीचे ही लिखना, इसके सीधे सीधे में लिखना, तो आपका नोट्स बढ़िया बनेगा। और एक लाइन इसको जोड़ देना और उसके बाद एडल्ट वाला एक बार देख लेते हैं। जब बनाते उस समय आप नहीं बनाती हैं आप लोग, दांत के स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। लिख लेना कहीं। ओडोंटोलॉजी ऊपर ही लिख लेना ना। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। खाली पेट पढ़ने को ठीक नहीं लगता है। हो गया, मिटाया जाए। देखो अगला बात करें यहीं पर, तो इसको इरेज कर दो। दोबारा से आप लोग फिगर बनाइएगा, मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ। परमानेंट टीथ वाला एक आप लोग ऐसे बनाइए। परमानेंट या एडल्ट टीथ लिख लेना। तो एक बढ़ जाएगा इसमें, ये, और यहाँ से भी एक बढ़ेगा, बाकी ये प्रेजेंस होगा जिसको बोलते हैं प्री मोलर। बाकी जैसे है वैसे रहेगा। तो ये 3 है तो 3 इंटू में 2 कर सकते हैं हम लोग, 3 इंटू में 2, ऐसे 3 इंटू 2 क्यों करें, 3 और 3 6, 6 इंटू में 2 करो। और अरे यार 3, ये सही है। मोलर 3, प्री मोलर 2, केनाइन 1 और इंसाइजर 2, है ना। तो उस वाले फिगर में ऐसे 3 बना हुआ था, क्या एक मिटा देना ऐसा करके, या एक मतलब आप में मिटाने वाला नहीं होगा, काट देना मिटा दोगे उसमें भी। तो यहाँ पर हुआ 2 और 2 4, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी के 8, 2 और 2, 2 गुना के 2, 2 2 4 और 4 गुना का 2। पूरा देखें तो यहाँ 12, यहाँ 12, 8, 4 और 8, टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। हुआ। नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला लिखे इसका। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। और इसमें एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। पहला भाई इंसाइजर 2 है, केनाइन 1 है, प्री मोलर 2 है और मोलर 3 है। तो ये हो जाएगा आपका इंसाइजर। दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा केनाइन, ये हो जाएगा प्री मोलर
ये हो जाएगा मोलर, यहाँ से इसका भी डेंटल फॉर्मूला हो गया। बनाइए, हो गया दोनों, ये भी आप लोग का हुआ। पीछे इरेज किया जाए। अब थोड़ा सा दांत का स्ट्रक्चर देखा जाए, और इनेमल वगैरह वहीं सुनने को मिलेगा, सीमेंटम देखने को मिलेगा, डेंटाइन, पल्प, रूट, क्राउन सब देखने को मिलेगा। इरेज किया जाए, बताओ पहले। जैसे बना रहे वैसे बनाओ। ऐसे होता है जी। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। दांत का फिगर कैसे होता है? और स्ट्रक्चर बना के उसमें दिखाना नाम है, तो वही बनाने का प्रयास है। इसको कर ही लिया जाए। जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए। थोड़ा सा नुकीला कर देना ना। अरे ऐसी नहीं होता है जी, तो निकालो किसी के दांत देखते हैं। बनाओ, ऐसे नहीं बना, बनाइए। जो चीज़ आधा घंटा वाला होने वाला था वीडियो शूट, वो 1.5 घंटा लगेगा। तो जब मैं बना रहा हूँ उसे बनाइए, जब मैं बता रहा हूँ तो समझिए। नॉर्मली बनाइए, घर पे बढ़िया से बनाइएगा नोट्स में। हो गया। देखिए, ये सबसे वाला पहले ऊपर वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं इनेमल। जो ऊपर सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। जस्ट उसके ऊपर देखेंगे तो मिलेगा डेंटिन। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी जो लेयर है दांत का उसको बोलते हैं इनेमल। जस्ट उसके बाद वाला डेंटिन, और उसके अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है वो पल्प है। पल्प। तो पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन, तीसरा पल्प। और ये जो दांत जिससे जुड़ा रहता है जो मसल से उसको बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम।
जहाँ दांत जुड़ा रहता है मसल से उसको क्या बोलते हैं? सीमेंटम। यहाँ जो नोकीला पार्ट है इसको बोलते हैं रूट्स, जड़, रूट। और जो पूरा ढांचा है ये दांत का उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। क्राउन। 4-5 नाम है, आपको ध्यान देना है। यहां समझिए अगेन फिर से। तो जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल, जस्ट उसके आंतरिक परत को डेंटिन, उसके आंतरिक परत को पल्प, जहां से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं सीमेंटम। और जिस रूट्स में गया है, धंसा हुआ है जो नोकीला पार्ट, उसको रूट बोलते हैं। और जो पूरा ढांचा है दांत का उसको बोलते हैं क्राउन। यही इनेमल की जगह आप लिख सकते हैं सबसे कठोरतम भाग है मानव शरीर का। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। और कुछ बुड़बक लोग उसमें गुटखा दुटका कुल चबा के खराब कर दिया है। देखना गुटखा खाने वाला को सब खराब होता चला गया है, कैंसर धीरे धीरे हो जाता है। और वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। कई बार तो क्वेश्चन आता है शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल हो जाएगा। हाँ, पूरे शरीर का, पूरा आपके बॉडी में इनेमल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आएगा कि दांत का सीरीज कैसे कैसे है, पहले ऊपर कौन फिर कौन फिर कौन, ये 3 नाम पूछा जाता है। तो एक लिख लीजिएगा नीचे। पहले आपने देखा इनेमल, उसके बाद आपने देखा डेंटिन, उसके बाद आपने देखा पल्प। बस ये 3 सीरीज आपको ध्यान देना है। पल्प तो ये कई बार आपको सजाने के लिए पूछेगा या दिया रहेगा कौन सा सीरीज सही है, श्रेणी सही है दांत का। तो इनेमल, डेंटिन और पल्प। वीडियो चल रहा है इधर, हो गया। नेक्स्ट हुआ ये। अगला टॉपिक है टंग। टंग को देखते हैं, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड। फास्ट देखते हैं, कितना हुआ? 1 घंटा। देखो अगला देख लो, टंग को, जिह्वा को। ये तो यहाँ से तीत आपका खत्म हो जाएगा, उसमें अब कोई चीज़ें है नहीं। इतना हुआ आप लोगों का। चलो देखो टंग। टंग नॉर्मल सा छोटी सी चीज़ है, उसको समझते हैं। TOU, जिह्वा। जिह्वा जी, ओहो जिह्वा। तो ये जिह्वा क्या है? तो सबसे पहले तो ये जिह्वा के बारे में बोला जाए तो ये हमारे शरीर का स्वाद संवेदन अंग है, जो स्वाद टेस्ट करने का संवेदना का मुझे महसूस करवाता है कि ये तीखा लग रहा है कि मीठा लग रहा है। तो एक लाइन लिख सकते हो, यह हमारे शरीर का, यह हमारे शरीर का स्वाद संवेदन अंग है। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जिह्वा के ऊपरी परत पे जब आप लोग ब्रश वगैरह करते हो तो देखना छोटे 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 जो दिखता है। मिरर में ब्रश करते हो कभी? मिरर में नहीं, ऐसे ही बालकनी पे जाके कहीं पर कर दो। तो मिरर में करोगे तो कभी भी वो जीभ को देखना, अपने मतलब जिह्वा को, टंग को, छोटे 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 पॉइंट मिलते हैं, दिखे हो कभी? लाखों में है वो। और वही मेन रीजन है कि आपको टेस्ट का संवेदन करा रहा है। वो नहीं रहेगा तो आपको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा, कब मीठा लगेगा, कब तीखा लगेगा, कब नमकीन लगेगा, कब कड़वा लगेगा। क्या? हाँ, हम पार्ट्स में आएंगे कि कहाँ मीठा लगेगा, कहाँ नमकीन लगेगा, कहाँ खट्टा लगेगा, ये आएंगे।
तो ये जो छोटी छोटी कणिकाएं हैं ये पूरे जिह्व पे है और पूरे लगभग लाखों की संख्या में है, और यही मेन कारण है इसकी कणिकाएं कि आपको टेस्ट का पता करने को बता रहा है कि ये टेस्ट ऐसा होगा। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, जिह्वा के ऊपरी परत पे ऊपरी परत पे लाखों की संख्या में, जिह्वा की ऊपरी परत पे लाखों की संख्या में स्वाद कणिकाएं उपस्थित होती है। स्वाद कणिकाएं उपस्थित होती है, जो स्वाद के लिए जिम्मेवार होती है, जो स्वाद संवेदन के लिए जिम्मेवार होती है। तो ये इतना लाइन बस दिखावे के लिए है, एक ही मेन चीज था, लाखों की संख्या में क्या है, स्वाद कणिका। ये तो वाक्य आपने बनाया तब इतना लंबा गया, बट मेन पॉइंट तो ये स्वाद कणिकाएं हैं, इसी के कारण आप स्वाद की पहचान कर पा रहे हो। तो आइए देखते हैं। अच्छा, टंग लिखो। मुख्य रूप से 4 प्रकार का स्वाद का पहचान करता है। जिह्वा मुख्य रूप से 4 प्रकार का स्वाद का पहचान करता है। स्वाद का पहचान करता है। तो बनाइए टंग। ऐसे होता है टंग। चलो, तो ये टंग है, और टंग में ऐसे कई सारे भाग हैं, जैसे ये टिप यानी शीर्ष, टिप यानी शीर्ष। इधर देखोगे तो कुछ इस प्रकार होता है। ऊपर जाओगे तो कुछ इस प्रकार और इस प्रकार। ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपरी शीर्ष परत, अपर लेटरल साइड, अपर जिसको क्या बोलेंगे, ऊपरी शीर्ष, ऊपरी शीर्ष परत या साइड, ये बोलते हैं लोअर लेटरल साइड। दोनों साइड एक ही सेम ही होगा ना। निचली शीर्ष परत, शीर्ष ही बोलते हैं। निचली शीर्ष, यहाँ टिप शीर्ष, और एक यहाँ होता है। देखो नीचे वाले में जो होता है स्वीट SWEET होता है ना, मीठा। नीचे वाला में स्वीट यानी मीठा का पहचान करेगा, और ये जो बगल बगल में है, जो लोअर लेटरल साइड है,
ये जो काम कर रहा होगा ये साल्टी का काम करेगा, नमकीन बोलते हैं इसको, नमकीन। और जो ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो ये सौर हो जाएगा, यानी खट्टा। और यहाँ जो ऊपर जो है, यहाँ की हम बात करें तो ये जो हो जाएगा बिटर। कड़वा। एक और बीच में भी रिसर्च हो रहा है, जैसे मशरूम खाए कितने लोग इसमें से खाए हो? तो मशरूम का टेस्ट कैसा होता है? हाँ अच्छा मतलब वो बताओ ना, टेस्ट में नमकीन होता है। तो मशरूम का टेस्ट कुछ अलग ही किस्म का होता है, ना ही वो नमकीन होगा ना ही तीखा। तो लगभग ओमामी करके एक टेस्ट होता है बीच में, बट इस पे रिसर्च अभी चल रही है। और तीखा वाले पे भी रिसर्च चल रहा है, जो तीखा टाइप का होता है अभी उसको टेस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो मुख्य 4 ही ध्यान दीजिएगा, एक स्वीट देखिएगा, साल्टी देखिएगा, सॉर देखिएगा और बिटर देखिएगा। बस यही 4 मुख्य रूप से भी 4 ही स्वाद का पता चल पाया है अपने टंग में। ये 4 को आप लोग दिखाइए, हो जाएगा। फिर अगला एक छोटा सा टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड, उसको देख लो। यह हुआ, इरेज किया जाए, बनाइए आप लोग टंग। अगला एक टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड। कितना हुआ वीडियो का टाइम बाबू? हाँ चलिए, तो सलाइवा हम लोग कल देख लेंगे, 1.25 घंटा का हुआ तो कल सलाइवा देखते हैं, बताते हैं सलाइवा। उसके बाद ऑइसोफेगस, उसके बाद स्टमक, लीवर, ये सभी चीज़ों को देख लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए इसको छोड़ते हैं। आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आया होगा। मैंने इरेज कर दिया है तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद। बंद कर दीजिए बाबू।